दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास में आए कि नवजोत सर, नवजोत भाई, हमें आप कोई शेयर मार्केट की ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जो कि ना जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी हो। हमें शेयर मार्केट में काम करना है, पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, पर हम ना रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आप एक काम करो कि हमें ना कोई जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी बता दो। हमें पैसा कमाना है, मार्केट से बड़ा पैसा कमाना है, पर रिस्क नहीं लेना। इसलिए हमें चाहिए जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी। तो अगर आप ऐसी एक सोच लेके आए हैं कि जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट छोड़ दो, पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो जीरो रिस्क हो। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो आपके दिमाग में काफी सारी ऐसी चीजें आने लग गई होंगी जो आपको लग रहा होगा कि जीरो रिस्क है, पर एक्चुअल में वो जीरो रिस्क नहीं है। कुछ एग्जाम्पल देके आपको मैं ये चीज समझाता हूं। तो एग्जाम्पल लेते हैं आपका ही। समझो कि अभी अभी आप एक लॉटरी जीत जाते हो और आपके पास में आ जाते हैं 5 करोड़ रुपए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि 5 करोड़ रुपए आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी जगह है जहां पे अगर लगाए जाएं तो रिस्क है एकदम जीरो। कौन सी ऐसी जगह अगर जहां पे 5 करोड़ रुपए लगाए जाएं तो वहां पे रिस्क जीरो है? आप कमेंट में बताओ, फिर देखना कि क्या आपका जो जवाब है वो सही है क्या। ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार 5 करोड़ रुपए, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 5 करोड़ रुपए को मैं रखता हूं बैंक में। तो बैंक आपके दिमाग में आया। कुछ लोग कहेंगे यार ये 5 करोड़ रुपए बैंक नहीं, बैंक लो या इसको मैं लैंड ले लेता हूँ इसकी। कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं ना इसका गोल्ड खरीद लेता हूँ। ठीक है, गोल्ड तो सेफ है ना, तो मैं इसका गोल्ड ले लेता हूँ। तो हर किसी के दिमाग में अलग अलग चीजें आ रही होंगी। कोई बैंक में रखना चाहता है, कोई लैंड खरीदना चाहता है, कोई गोल्ड लेना चाहता है। ठीक है, कोई सोचता है कि मैं इसका ना हाउस ले लेता हूँ, घर बना लेता हूँ। ठीक है, तो सभी के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही होंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई, तो इसके ऊपर बात करते हैं। समझो आपने इसको क्या किया, जो सबसे ज्यादा लोग बोल रहे होंगे वो ये होगा कि यार बैंक में रख लेते हैं इसको। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कल को बैंक डूब गया तो आपके पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। अभी कुछ लोग कहेंगे जी इसमें तो इंश्योरेंस होता है। जो इंश्योरेंस होता है वो होता है सिर्फ 5 लाख रुपए का, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। अगर बैंक डूबा तो ये चाहे आपके 5 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, इंश्योरेंस मिलेगा 5 लाख रुपए का, पैसा पूरा बाकी का डूब जाएगा। आप कहोगे लैंड ले लिया वो तो सेफ है ना। लैंड तो 100% सेफ है। समझ लो आपने जमीन ले ली, उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, अब क्या करोगे? वो भी 100% सेफ नहीं हुआ। अगर किसी ने समझो घर लिया, ठीक है, उस घर पे कुछ दिक्कत आ गई, उस एरिया में कुछ दिक्कत आ गई, समझ लो भूकंप आ गया, तो 100% सेफ तो वो भी नहीं है। कोई कहेगा जी मैंने घर नहीं लिया, मैंने गोल्ड ले लिया। गोल्ड चोरी हो सकता है, चोरी डकैती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो 100% सेफ नहीं है। हालांकि ये जो चीजें हैं इनमें रिस्क का जो कंपोनेंट है वो काफी कम है, लो रिस्क चीजें हैं, बट रिस्क जो है वो जीरो नहीं है। ये चीज आपको समझ लेनी है कि जीरो रिस्क में और लो रिस्क में फर्क होता है। ये जो चीजें हैं ये लो रिस्क जरूर है, पर ये नो रिस्क नहीं है। नो रिस्क में और लो रिस्क में फर्क होता है। आई होप मेरा जो पॉइंट है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। जो बैंक्स हैं, अगर आप किसी छोटे बैंक में पैसा रखते हैं तो वो हाई रिस्क है, बड़े बैंक में पैसा रखते हैं तो वो लो रिस्क है। अगर वो बड़ा बैंक सरकारी बैंक है तो रिस्क और भी ज्यादा लो हो जाता है, पर कभी भी आप ये ना समझें कि वो जीरो रिस्क है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देता हूं जिससे मेरी ये जो बात है पूरी फाइनली आपको समझ में आ जाएगी। 2019 में एक वायरस आया था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब वीडियो की रीच कम कर देता है उसकी वजह से। तो वो वायरस आया, उसके उसमें जो खतरा था ना एक आदमी की जान को, वो था 0.1% का। ठीक है, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत कम है। 0.1% का मतलब ये है कि 1000 में से एक आदमी को खतरा था। ठीक है, पर पूरी दुनिया डरी हुई थी कि यार वो 1000 में से एक आदमी मैं ना हो जाऊं। और कोई बंदा लॉजिकली सोचता कि यार 1000 में से एक आदमी को खतरा है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसको अगर नंबर्स में देखें तो ऐसा है, पर वो 1000 में से एक आदमी कोई तो होगा। अभी जिसका गया है उसको पता है, उसके उसका दुख दर्द हम नहीं समझ सकते जिसमें से वो जिसका वो 1000 में से एक था। बट पॉइंट आपको क्या यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा हूं कि ये जो चीज है लो रिस्क दिख रही है बट नो रिस्क नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो इंसानी दिमाग है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, अपने दिमाग को ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहता इंसान जो है। तो जो लो रिस्क चीज होती है उसको नो रिस्क समझ लेता है। तो चीजें जो है, अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो आपको पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो रिस्क है उसको ना कुछ कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको ऐसा हो सकता है कि लो रिस्क, आपका मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, इस तरह की कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो आप लोगों का जो सवाल था कि हमें कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो कि जीरो रिस्क हो, तो मैं आपको बता दूं जीरो तो कुछ नहीं होता, बट लो रिस्क जो चीजें हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। तो इस वीडियो में जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे वो है शेयर मार्केट की एक लो रिस्क स्ट्रैटेजी, जिससे एक रेगुलर इनकम बनाई जा सकती है अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है
कैसे काम करती है डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो अगर शेयर मार्केट की हम लोग बात करते हैं तो शेयर मार्केट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे की जा सकती हैं, ठीक है। शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो मोटी मोटी जो चीज़ें आज के टाइम पे मार्केट में चल रही हैं, सबसे पहले जो चीज़ होती है जिसको एकदम सबसे ज़्यादा लो रिस्क माना जाता है शेयर मार्केट में, वो है इन्वेस्टिंग। और ख़ास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है उसको यहाँ पे लो रिस्क चीज़ माना जाता है। उसके बाद में आती है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है, वीडियो में आगे चलते हुए मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद में आपकी जो आती है वो आती है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, आजकल ट्रेंड में है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही कैटेगरी में इसको हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली होती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे लो रिस्क माना जाता है शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टिंग को। उसके बाद में थोड़ा सा हाई रिस्क में रखा जाता है स्विंग ट्रेडिंग को। और उसके बाद में इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है थोड़े हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाती हैं, थोड़े क्या बहुत हाई रिस्क की कैटेगरी में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। और ये इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग जो है इससे रिलेटेड ना सभी लोगों के माइंड में एक चीज़ रहती है इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, कि यार इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता। ये सभी लोगों के दिमाग में रहता है, बट ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से पैसा बन सकता है। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा मेन फोकस रहता है स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पे, और इससे मैं पैसा बनाता हूं। और इससे मैंने कितना पैसा बनाया, ओवरऑल मेरा क्या चल रहा है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से मैंने कितना पैसा बनाया। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 2 मिनट लगेंगे, जाके देखो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करके आप खुद देख सकते हो। और कमेंट में बता भी सकते हो कि अभी कितना चल रहा है, क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं वो स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, और इसको मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूं। कैसे यूज़ करता हूं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, कि इन्वेस्टिंग क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग बेटर समझ में आएगी, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टिंग को नहीं समझेंगे तब तक आपको स्विंग ट्रेडिंग भी समझ में नहीं आएगी। हालांकि आप में से कुछ लोग होंगे जो इन्वेस्टिंग के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, बट आपका सोचने का नज़रिया कुछ और होगा इन्वेस्टिंग के बारे में। मैं जो आपको बताऊंगा मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और होगा, उसको आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। तो इन्वेस्टिंग बेसिकली क्या है, इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की खास करके मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट समझो कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट आप डेली बेसिस के ऊपर यूज करते हैं, बड़ी कंपनीज हैं, और आपको लगता है कि यार ये कंपनी बहुत सही बिजनेस कर रही है, मैं इसका प्रोडक्ट यूज करता हूं, मेरा पड़ोसी यूज करता है, मेरा पूरा मोहल्ला, मेरा पूरा शहर, मेरा पूरा देश इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो ये कंपनी तो आगे चल के ग्रो करने ही वाली है। प्लस मार्केट में भी दिख रहा है कि उसकी सेल्स बढ़िया आ रही है, प्रॉफिट बढ़िया आ रहे हैं, सब चीजें अच्छी हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। उस कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी में आपका पैसा ग्रो करेगा, ठीक है। और उसमें जो आपका रिस्क है वो रिस्क हो जाता है लो रिस्क, ठीक है। नो रिस्क नहीं, लो रिस्क हो जाता है। और यहां पे भी अगर आप सिर्फ एक कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हो सकता है कि पूरा मार्केट परफॉर्म करे, मार्केट अच्छा करे, निफ्टी अच्छा करे, पर वो आपकी एक कंपनी अच्छा ना करे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि उसका कंपटीटर अच्छा कर जाए, उसका कंपटीटर उसका मार्केट शेयर खा जाए, बाकी पूरा सेक्टर ग्रो कर जाए, वो एक कंपनी अच्छा ना करे। इसलिए जब इन्वेस्टिंग की जाती है तो वो किसी एक कंपनी में, दो कंपनी में नहीं की जाती है, बल्कि वो पोर्टफोलियो बना के की जाती है। जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, सेट ऑफ स्टॉक्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स का जो सेट है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। तो जो पोर्टफोलियो है उसकी मिनिमम डेफिनेशन ये है कि मिनिमम 10 कंपनियां तो होनी ही चाहिए,
अगर आपने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं और उसको आप पोर्टफोलियो बुलाना चाहते हो तो मिनिमम 10 कंपनियां होनी चाहिए, ये मेरी डेफिनेशन है, ठीक है। कोई कहेगा जी 2 कंपनियों में भी पोर्टफोलियो बन गया, तो आप तो चाहे ऐसे तो एक में ही बना लो, वो भी पोर्टफोलियो हो गया, बट मिनिमम 10 कंपनियां होनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग एक्चुअल में इन्वेस्टिंग करते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं, जनरली ये देखा गया है कि उनके पास में मिनिमम 20 कंपनियां होती हैं। अभी देखो, किसी की स्ट्रैटेजी होती है फोकस्ड, वो लेता है कम कंपनियां, ठीक है। तो कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि भाई 10 कंपनियां लेते हैं, कुछ लोग 15 लेते हैं, कुछ लोग 20 लेते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं इन्वेस्टिंग में जो कि 100 कंपनियां लेते हैं, 100 के ऊपर भी कंपनियां लेते हैं, और वो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। और उनमें से एक एग्जांपल मैं भी हूँ। मैं भी जो है ज़्यादा कंपनियां लेना प्रेफर करता हूँ। वो जो है एनी टाइम अलग अलग हो सकती हैं, कभी 50 भी हो सकती हैं, कभी 100 भी हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने पे है। तो मैं नंबर पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मेरा एक फ्रेमवर्क रहता है, वो अगर फिट हो रहा है तो उसमें चाहे मुझे 20 कंपनी मिल रही हैं, 50 मिल रही हैं, 100 मिल रही हैं, कितनी भी मिले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो जो स्टॉक्स हैं मेरे फ्रेमवर्क में फिट होने चाहिए, अगर फिट हो रहे हैं तो उसके नंबर से मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें यह है कि जितने स्टॉक अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, उससे क्या है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अगर आपके पास में 10 स्टॉक हैं आपके पोर्टफोलियो में, वर्सेस अगर आपके पास में अगर 50 स्टॉक्स हैं, तो 50 वाले का जो रिस्क है वो कम होगा रिलेटिवली 10 वाले से, ठीक है। तो ये एक जो चीज़ है, ये एक बेसिक पोर्टफोलियो थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टिंग की, ठीक है। इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो समझ लो एक किसी का पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसने एक बढ़िया 20 से लेके 30 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना रखी है जिसमें वो इन्वेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। और उसको पता है कि यार ये जो स्टॉक्स है ना, आने वाले समय में ग्रो करने वाले हैं, आने वाले टाइम पे कंपनियां बढ़िया करने वाली हैं। और ये वो स्टॉक्स हैं जो उसको लगता है कि आने वाले ये कंपनियां 10 20 50 साल कहीं नहीं जाने वाली। उन कंपनियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी एक लिस्ट हर किसी के पास में होती है, अगर आपके पास में नहीं होती है तो आपको बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक लिस्ट हर किसी के पास में होनी चाहिए, ठीक है। ये लिस्ट अगर आपके पास में एक बार आ जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है। पर आप कहोगे जी मेरे पास में तो कोई लिस्ट ही नहीं है, तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो जो टॉप इंडेक्स है, निफ्टी, सेंसेक्स, आप उनकी जो कंपनियां हैं उनको देख सकते हैं, उसमें से जो कंपनियां आपको अच्छी लगे। और उसके अलावा इसका एक बहुत सिंपल तरीका रहता है, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जिन कंपनियों के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, आपको लगता है कि इन कंपनियों का फ्यूचर अच्छा है, उसको भी आप अपनी एक लिस्ट के तौर पर ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी मार्केट की समझ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या हुआ, आपकी जो लिस्ट है और ज़्यादा प्रिसाइज होती जाएगी। अभी हम लोग बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, कि ये स्विंग ट्रेडिंग जो है ये क्या है, कैसे काम करती है और कैसे इससे पैसा बनता है, इसके बारे में जरा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। उसके लिए इन्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। तो मान लो एक स्टॉक है, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, ठीक है। अब ये जो एबीसी कंपनी है, इसका जो स्टॉक है, इसका एक प्राइस चल रहा है। कोई भी स्टॉक है उसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा। तो ये जो एबीसी कंपनी है, या ये तो गायब ही हो गया एबीसी, ठीक है। एबीसी लगता है नाम जो है कुछ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया मार्केट को तो इसलिए उस स्टॉक को गायब कर दिया। तो हम इसका नाम रखते हैं XYG, ठीक है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है XYG, और इसका जो स्टॉक है इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। ये कंपनी बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ करती है, बढ़िया सेल्स ग्रोथ करती है, कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है। तो कंपनी ऐसे ही ग्रो करती जाती है, और 5 साल में इस कंपनी का जो स्टॉक है वो हो जाता है 100 रुपये से 200 रुपये, ठीक है। 100 रुपये से 200 रुपये हुआ ये 5 साल में, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टॉक बिहेव किया, ठीक है। तो ये हो गई इन्वेस्टिंग, कि हमने 100 रुपये पे लिया, 100 रुपये का हमारा स्टॉक हो गया 200 रुपये। तो ये एक इन्वेस्टर की सोच होती है कि यार मैं 100 रुपये का लूंगा, अगले 2 3 5 साल में स्टॉक ना डबल हो जाएगा। ये एक इन्वेस्टर सोचता है इस तरीके से। पर आप इस चीज को ऐसे समझने का प्रयास करो कि एक स्टॉक जो है वो 100 से जा रहा है 200 रुपये, यहाँ पे है 100 रुपये, और ये 200 रुपये जा रहा है 5 साल में, समझो 100 से 200 जा रहा है 5 साल में। एक मिनट, तो ये 100 से जा रहा है 200, 5 साल इसको लग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये 100 से 200, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है, एकदम सीधा सीधा 100 से 200 जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा। स्टॉक कैसे जाएगा? जिग जैग जिग जैग जिग जैग करते हुए 100 से 200 जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ RSI को, और बेटर वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक क्या करेगा? जिग जैग, ठीक है। तो 100 रुपये का स्टॉक है समझो, तो 100 रुपये का स्टॉक क्या करेगा? ये रहा 100 रुपये का स्टॉक। तो ये 100 रुपये का स्टॉक क्या करेगा? इसमें मान लो एक तेजी आई, तेजी से स्टॉक ने क्या किया कि 100 रुपये का स्टॉक चला गया 120 रुपये, ठीक है। 100 से गया 120, 120 जाने के बाद में फिर से गिरेगा,
फिर से गिर के वापस से 100 रुपये पे आ जाएगा ये, ठीक है। 100 रुपये पे आ गया, हो सकता है इससे नीचे भी चला जाए, हो सकता है ये स्टॉक जो है 100 भी ना आए, 100 रुपये से 90 रुपये चला जाए, 90 रुपये चला गया। उसके बाद में वापस ये स्टॉक चला 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 चल के पहुंच गया जी 110 रुपये। 110 रुपये से वापस 100 रुपये पे आ गया, फिर ये 100 रुपये से वापस चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये स्टॉक पहुंच गया 135 रुपये। 135 रुपये से फिर गिरा, गिर के 120 रुपये आ गया। 120 रुपये से फिर ये बढ़ा और बढ़ के पहुंच गया 150 रुपये। तो ऐसे अगर इसको 5 साल में 100 से 200 जाना है तो पता नहीं है कितनी ही बार गिरेगा पड़ेगा फिर उठेगा, गिरेगा पड़ेगा फिर उठेगा। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। तो मतलब 100 से अगर इसको 200 जाना है तो वो सीधी सीधी जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। कई केसेस में हो सकती है, अगर बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज़ फ्लो है, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, तो सीधा सीधा 100 से 200 जा सकता है। बट 100 से 200 का जो सफ़र है जनरली वो बहुत सीधा नहीं होता, कई कई बार सीधा हो भी सकता है, बट जनरली ये सीधा नहीं होता। अगर 100 से 200 जाना है तो ये जो सफ़र है ये बेसिकली कैसा होगा, जिग जैग जिग जैग जिग जैग 100 से 200 जाएगा। और अभी ये जो 100 से 200 जाने का ये जो मूवमेंट है, ठीक है, इस पॉइंट को समझना। 100 से 200 जाने का ये जो मूवमेंट है, इसका जो तरीका है, थोड़ा सा मैं 100 से 200 का डिफरेंस थोड़ा कम रख दिया और जिगजैग हमारा उतना अच्छा नहीं बना और मैं आपको थ्योरी भी नहीं समझा पाया। तो 100 से जाने का इसका 200 जो तरीका है, यहाँ पे जो मूव आ रहे हैं मार्केट में, इसको बेसिकली बोला जाता है स्विंग। यानी कि 100 से ये गया 130, 130 से 110 आया, फिर ये 160 गया, 160 से 140 आया, फिर ये 170 गया, 170 से 155 आया, फिर ये 200 गया। तो ये जो मूव्स यहाँ पे आ रहे हैं इनको बेसिकली बोला जाता है स्विंग। और इसको ट्रेड करके इससे पैसा बनाना जो है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो ये है बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग, इस तरीके से ये काम करती है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग जो है, इससे अगर हम लोग मार्केट में काम करते हैं तो ये भी एक लो रिस्क तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह। क्योंकि अगर ये स्विंग ट्रेडिंग उन स्टॉक्स में की जाती है जिन स्टॉक्स की आपको समझ है, जो स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लगते हैं, तो वहां पे इसमें जो रिस्क है वो लगभग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बराबर ही होगा। क्योंकि स्टॉक्स अगर आप अच्छे ले रहे हैं तो उसमें रिस्क कम होगा, और इसमें भी जितने ज्यादा स्टॉक्स लेंगे रिस्क उतना कम हो जाएगा। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं भाई, स्टॉक लेते हैं बहुत कम। समझो यहाँ पे जो बंदा इन्वेस्टिंग करता है, स्विंग ट्रेडिंग में लोग मानते हैं कि इन्वेस्टिंग से रिस्क ज़्यादा है, बट आपको पॉइंट समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर समझो कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग का ना एक कंपैरिजन मैं करता हूँ। अगर समझ लो इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है और उसका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो बंदा क्या करेगा कि यार 10 लाख रुपए में मैं क्या करता हूँ, 20-30 बढ़िया कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बना लेता हूँ। बट जो बंदा स्विंग ट्रेडिंग करेगा वो पता है क्या करेगा, एक स्टॉक दिखा बढ़िया लग रहा है तो चल रहा है यार 5 लाख रुपए लगा दे, बढ़िया लग रहा है यार चल रहा है यार 2 लाख रुपए लगा दे, बढ़िया लग रहा है चल रहा है यार बहुत अच्छा जाएगा, इसने कहा था उसने कहा था, तो क्या करेगा 3 ही स्टॉक्स में पूरा पैसा लगा देगा। अगर उस 3 में से 2 स्टॉक्स एकदम डूब गए तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उसको लगेगा कि यार स्विंग ट्रेडिंग में जो रिस्क है वो ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है। बट वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम माइंडसेट अलग है, रिस्क मैनेजमेंट अलग है, और स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम रिस्क मैनेजमेंट अलग है। बट ये इन्वेस्टमेंट वाला रिस्क मैनेजमेंट अगर स्विंग ट्रेडिंग में फॉलो करता है और डाइवर्सिफाइड करके काम करता है, अगर यही ये इस तरह से रैंडम पैसे आलतू फालतू तरीके से लगाने के बजाय इसको ये डिवाइड करता है कि यार कुछ भी हो जाए, कितना भी बढ़िया स्टॉक हो, अगर मेरे पास में 10 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए से ज़्यादा मैंने एक लिमिट बना ली, भाई एक स्टॉक में नहीं लगाऊंगा। तो इसको कितने स्टॉक लेने पड़ेंगे, पूरा 10 लाख रुपए लगाने के लिए 20 स्टॉक लेने पड़ेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि भाई 20 के 20 डूब जाएंगे, बढ़िया भी तो चलेंगे, पैसे भी तो बनेंगे, ठीक है। अब ये हर किसी का माइंडसेट अलग हो सकता है, किसी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो कहेगा यार 50,000 में मज़ा नहीं आ रहा, मिनिमम एक स्टॉक में 1 लाख रुपये लगाऊंगा। तो रिस्क जो है पहले से ज़्यादा हो गया, बट अभी भी पहले वाला जो तरीका था रैंडम वाला उससे तो कम है। यहाँ पे भी मिनिमम 10 स्टॉक लगेंगे 10 लाख रुपए डिप्लॉय करने के लिए, तो यहाँ पे जो रिस्क है कम है, ठीक है। तो बेसिकली अगर स्विंग ट्रेडिंग की जाती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स में, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर स्विंग ट्रेडिंग की जाती है तो वहां पे जो रिस्क है वो बेसिकली कम हो जाता है। अभी यहां तक आप पॉइंट समझ गए होंगे कि रिस्क को रिड्यूस करने का तरीका क्या है, इस रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं। अभी आपके मन में एक सवाल हुआ कि जो स्विंग ट्रेडिंग है इससे रेगुलर पैसा कैसे बन सकता है। अगर आप लोग देखेंगे
तो मैं स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग करता हूँ और पिछला अगर आप लोग देखेंगे 1 साल का, ठीक है, वेरीफाइड पीएनएल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखा कि पहले मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, बट पिछले 5 महीने से मैं स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर काफ़ी तगड़ा फोकस कर रहा हूँ और पिछले 5 महीने से कंसिस्टेंटली अभी तक तो पैसा बन रहा है, आगे क्या होता है वो देखेंगे, बट अभी तक तो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप लोग कहेंगे, अगर कंसिस्टेंट पैसे का भी अगर आप लोग देखेंगे तो उतना कंसिस्टेंट नहीं होता अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो कैसे क्या हो सकता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखो, जब कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, इन्वेस्टिंग की बात अगर हम लोग करते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, उसके ऊपर हम लोग ज़रा बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जनरली बैंक में आज के टाइम पे 7-8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक कितना देता है? 7% देता है। अगर देखो बैंक 7% दे रहा है और वहां पे कोई आदमी ये तो नहीं चाहेगा कि यार 8% के लिए, 9% के लिए, 10% के लिए मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाऊं। 2-3% एक्स्ट्रा के लिए कोई नहीं लगाना चाहेगा। अगर बैंक में 7% मिल रहा है तो कोई नहीं चाहेगा कि भाई मैं 10% के लिए स्टॉक मार्केट में लगा दूं। अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में आ रहा है, मिनिमम वो ये तो एक्सपेक्ट करेगा कि यार कम से कम मुझे बैंक से डबल 15% तो मिले। इतनी जो मैं वोलेटिलिटी झेल रहा हूँ, इतना जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, उसका क्या मतलब है अगर मैं 15% भी नहीं कमा पाया तो। ये मार्केट से एक एक्सपेक्टेशन मेरी तो पर्सनली रहती है कि भाई इतना तो होना चाहिए। अगर मार्केट में आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी कम कर रहे हैं, तो रिस्क लेने का फायदा ही नहीं है। फिर बैंक में रहो, ठीक है, बैंक में थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे कि अपने सीनियर सिटीजन्स के नाम पे पैसा रखा, ये किया वो किया, तो 8% तो बैंक दे देगा। तो उसमें फिर दिमाग लगाने की क्या जरूरत है 2% एक्स्ट्रा कमाने के लिए, 10% के लिए, उसके लिए मतलब नहीं। तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये होती है स्टॉक मार्केट में कोई बंदा आ रहा है 15%, कुछ लोग बोलते हैं भाई 12 से 15%, वो एक अलग चीज़ है, बट 15-1% की एक्सपेक्टेशन होती है, इससे डबल, ठीक है। वहीं पर अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे जिन लोगों को लग रहा है मंथली ईयरली की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? देखो, हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकती है, बट अगर कोई एक्टिवली स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो एज पर माई ओपिनियन उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इन्वेस्टमेंट से तो ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में किसी ने कुछ ले लिया, इंडेक्स फंड ले लिया, स्टॉक ले लिए, लेके छोड़ दी, उसमें कुछ मेहनत लग रही है क्या? लेके छोड़ दिया, चल रहा है भाई, हाँ एक बार सिलेक्ट करने में मेहनत लगेगी, उसको थोड़ा सा इसमें से निकाल के उसमें डाला, उसमें मेहनत लगेगी, बट एक्टिवली अगर हम लोग कहें सुबह से शाम तक कुछ मेहनत लग रही है तो वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशन इससे तो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 20 तो बंदा एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो है वो 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कोई कितनी मेहनत कर रहा है। अभी यहाँ पे कोई प्रॉपर क्वांट मॉडल बना के मेहनत कर रहा है भाई, सुबह से शाम तक फंडामेंटल देख रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, कंपनी के फोरेंसिक अकाउंटिंग ये सब चीज़ें कर रहा है, और उसके बाद में वो अगर अपना काम कर रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन, जितनी मेहनत बढ़ेगी उतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, राइट। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो नॉर्मल जो लोग बड़े फंड के साथ में काम करते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ, तो कम से कम यार उधर 15 मिल रहा है तो इधर मुझे 25 तो मिलना चाहिए। 25 मतलब महीने का 2% अगर हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। बट ये महीने का 2% और साल का 25% ऐसा नहीं है कि रेगुलर बनता है, कंसिस्टेंट बनता है। अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट का भी जो रिटर्न है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करता है कि भाई मैं इंडेक्स फंड ले रहा हूँ और मेरा 15% बनेगा, तो क्या ये 15% जो है ये 15% रेगुलर आता है क्या? समझो इस बात को, ये 15% क्या हर साल का 15% आता है? हर महीने का 1.2% मिलता है क्या? तो जवाब है नहीं। कभी अगर कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है, इंडेक्स में भी कर रहा है, तो कभी इंडेक्स ऐसा भी साल आएगा कि एक साल में 20% डाउन होगा, कभी ऐसा भी साल आएगा कि इंडेक्स एक साल में ही आपका 50%, 100% भी प्लस होगा, ठीक है। और कभी ऐसा भी एक साल आएगा जब इंडेक्स का रिटर्न जीरो होगा, ऑलमोस्ट फ्लैट होगा, 0% रिटर्न होगा। तो ये सारे का एवरेज निकाल के ये 15% हिस्टोरिकल एवरेज आई है। ये नहीं है कि हर साल 15% बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप मेरा जो पॉइंट है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये 15% कैसे आता है। वहीं पे ये जो स्विंग ट्रेडिंग है इसकी भी कहानी ऐसी ही है, क्योंकि ये भी इन्वेस्टिंग के तरीके से अगर कोई कर रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स में कर रहा है, तो उसमें भी बेसिकली यही रहेगा। अगर किसी का 25% भी बनना है तो 25% ऐसा नहीं हुआ कि 25% हर साल का 25% बन जाएगा, हर महीने का 2% बन जाएगा। ये 25% बेसिकली कैसा आएगा कि किसी साल कोई साल ऐसा भी आएगा कि बंदा -30% भी हो सकता है, ठीक है।
और कोई साल ऐसा भी आएगा कि कोई +100% भी हो सकता है, कोई साल ऐसा भी आएगा कि वो 50% भी करेगा। तो एवरेज यहाँ पे निकलेगी अगर कोई एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ, प्रॉपर मतलब जिसको कहते हैं कि सिस्टम से अगर कोई काम कर रहा है, तो ये एवरेज एक तरीके से अचीव लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरा ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कुछ लोगों का ये रहता है कि यार मुझे तो ना डेली पैसा बनाना है। ठीक है, डेली पैसा मुझे बनाना है, तो ये काफ़ी लोगों की एक एक्सपेक्टेशन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और डेली की कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, देखो एक्सपेक्टेशन रखने में कुछ बुराई नहीं है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, स्विंग ट्रेडिंग के ना काम करने का प्रिंसिपल समझो। जो मार्केट है वो कभी भी सीधी डायरेक्शन में नहीं जाता, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये बेसिकली बाय ओनली होता है, यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैश में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्टिंग का कोई स्कोप नहीं है, आप लॉन्ग ओनली ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ तब तो आपके पैसे बनेंगे अच्छे, ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। जब मार्केट आएगा नीचे तो आपके रिटर्न नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे, नीचे आएगा तो पैसे नहीं बनेंगे या नुकसान भी होगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो रिटर्न बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे कहानी रहती है। और अगर कोई सोचे कि यार मुझे ना 5,000 रुपये डेली के कमाने हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? अगर कोई सोचे कि मुझे 5,000 रुपये कमाने हैं डेली के, ये किसी की अगर एक्सपेक्टेशन है कि 5,000 रुपये, कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई मुझे 2,000 कमाने हैं, मुझे 5,000 कमाने हैं, जो भी किसी की एक एक्सपेक्टेशन रहे वो कमाने हैं, वो कैसे हो सकता है? तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक एनुअल रिटर्न आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना जनरेट कर रहे हो। लेट्स अज्यूम कोई 25% साल का बनाता है। अभी ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको 25% का रिटर्न मिलेगा, बट मैं एक वो कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर समझो कि कोई 1,00,000 रुपये भी करता है, ठीक है, 1,00,000 रुपये के ऊपर अगर 25% बना या 15%, जितना भी बना, 25% बना तो कितना हो गया? 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो साल के 25,000 रुपये हो गए। अब ये साल के जो 25,000 रुपये हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं आपका 12 से, तो महीने के कितने हो गए? महीने के हो गए 2,000 रुपये। अभी महीने में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं? 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो डेली के 100 रुपये हो गए। ठीक है, तो मतलब डेली के अगर 5,000 रुपये कमाने हैं तो महीने में कितने? 200 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो कितने पैसे चाहिए होंगे? ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने पैसे हैं, ये काउंट करके बताओ जरा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 10,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, 10,00,000 रुपये, साल के 10,00,000 रुपये कमाने पड़ेंगे। अभी साल के अगर 10,00,000 रुपये कमाने हैं तो जितना रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझो कि अगर कोई रिटर्न बना रहा है 25% का, ठीक है, तो उसके लिए 40,00,000 रुपये चाहिए होंगे। ठीक है, उसके ऊपर अगर 25% का रिटर्न आएगा तो 10,00,000 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, और वो 10,00,000 रुपये एक तरीके से डेली का 5,000 रुपया हो जाएगा। बट डेली का जो है उसके हिसाब से ये बेसिकली नहीं होता है। कोई सोचे कि मैं भाई डेली अगर आऊँगा स्विंग ट्रेडिंग करूँगा 5,000 रुपया बनेगा, तो डेली अगर कोई कहे कि मैं डेली 5,000 रुपया बना लूँगा, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि किसी एक दिन में उसका प्रॉफिट आ जाए 50,000 रुपये, फिर 5-7 दिन कुछ ना आए, फिर एक दिन में एक साथ में प्रॉफिट आ जाए। अगर आप लोग मेरा भी जाके अगर PNL देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिखेगा? कभी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो अगले 15 दिन कुछ नहीं है। ठीक है, फिर अगर आप लोग देखोगे तो कभी ऐसा है कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, फिर यहाँ पे 2-4 दिन बाद में एक प्रॉफिट है, फिर यहाँ पे एक लॉस आ गया। ठीक है, फिर इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो मतलब जो है वो ऐसा नहीं है कि कुछ रेगुलर हम लोग डेली बेसिस पे देख सकते हैं। इसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको अगर देखना भी है तो मंथली बेसिस पे देख सकते हो कि मंथली आपने कितना कमाया। उससे भी ज़्यादा अगर आप प्रिसाइज देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि 1 मंथ की बजाय 1 क्वार्टर में आपने कितना बनाया। और भी अच्छे तरीके से इसको देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि एक साल में आपने कितना बनाया। और ये एक साल भी जो है ये भी वॉलेटाइल हो सकता है, कोई साल अच्छा गया तो ज़्यादा बनेगा, साल खराब गया कम बनेगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो वही चीज़ है। तो इसमें बेस्ट जो पैरामीटर रहता है वो ये रहता है कि ईयरली रिटर्न देखा जाए कि ईयरली कितना बन रहा है। ठीक है, और अगर आप डेली की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसको डेली से चेंज करके थोड़ा सा मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पे अगर आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो आप शायद उसको ज़्यादा स्टेबल तरीके से देख सकते हैं। अभी आप कहेंगे क्या डेली पैसा बिल्कुल नहीं बन सकता? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। डेली भी अगर आप मेहनत करते हैं, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं तो डेली भी आप बना सकते हैं। बट इसमें देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईयरली पैसा बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली कि अगर आप हर क्वार्टर पैसा बनाना चाहें। मतलब ईयरली पैसा बनाना जो है वो आसान है, क्वार्टरली जो पैसा बनाना है वो और मुश्किल है, मंथली पैसा बनाना हर महीने लगातार वो और भी मुश्किल है, और डेली पैसा बनाना, हर दिन पैसा बनाना, या डेली तो नहीं कह सकते, डेली तो कभी अगर बनाते हैं आप
ट्राई करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। वीकली कह सकते हैं कि हर वीक पैसा बनाना, या हर वीकली भी ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हर वीक में पैसा बनाऊंगा, तो मंथली पर आके कहानी अटक जाती है कि हर महीने पैसा बनाना बन सकता है, बट उसमें डिफिकल्टी लेवल क्वार्टरली और ईयरली के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इनिशियली अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप फोकस करें कि ईयरली और क्वार्टरली लेवल पे प्रॉफिटेबल होने का फोकस करें। उसके बाद में आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे सोचें कि यार हर महीने भी मुझे रेगुलर बनाना है, ठीक है। और फर्स्ट आपका जो फोकस है वो क्वार्टरली और ईयरली के ऊपर होना चाहिए, उसके बाद में आप मंथली पे आने का प्रयास करें, ठीक है। और अगर आपको जो रिस्क है अपना स्विंग ट्रेडिंग में लो रखना है तो उसका तरीका यह है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में काम करें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है, आपको ये तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर आप में से काफी लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि भाई कोई स्ट्रैटेजी बताओ, कोई स्ट्रैटेजी बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, 30 मिनट प्लस हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की कोई स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में शेयर करूं तो आप कमेंट में बताओ। अगर आप में से काफी सारे लोगों की इच्छा होगी तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें स्विंग ट्रेडिंग की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कैसे काम करती है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा डेफिनेटली। तो आप कमेंट में मुझे बताओ। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिल जाएंगे वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।